चलो कहाँ तक हुआ था? आइसोमेरिज शुरू करना था। चलो आइसोमेरिज सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी। आर both same molecular formula but different physical or chemical property are both. Two type, पहला स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, स्टीरियो आइसोमेरिज्म। पहला स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम, स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट। तो ध्यान दो बेटा, ऐसी आइसोमेरिज्म जिसमें मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो लेकिन स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या हो, डिफरेंट हो, उसको आप क्या कहेंगे, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म कहेंगे। फॉलोइंग टाइप, फॉलोइंग टाइप व्हाट, हाँ लो, व्हाट आर द फॉलोइंग टाइप? चेन आइसोमेरिज्म, कार्बन की संख्या 4 या उससे ज्यादा होना चाहिए, बट फॉर कीटोन, एल्काइन, ईथर कार्बन की संख्या 5 या उससे ज्यादा होना चाहिए। ध्यान बेटा, चेन आइसोमेरिज्म के लिए कार्बन कितने होने चाहिए, 4 या उससे ज्यादा, लेकिन कीटोन, एल्काइन और ईथर के लिए 5 या उससे ज्यादा। अराइजेज ड्यू टू कन्वर्जन ऑफ स्ट्रेट चेन into branch chain compound. Into branched chain compound. ध्यान देता arises due to conversion of straight chain compound to branch chain compound. ध्यान दो बेटा, सभी लोग ध्यान से देखो इधर। अगर हम लोग बात करें C4H10 की, 2 आइसोमर बनेंगे, कितने? 2। हाइड्रोजन नहीं लिख रहे हैं, हाइड्रोजन लिखना आप लोगों को मालूम है ना? तो करना क्या है, देख लो इधर 4 कार्बन है, जब चेन आप चाह रहे हो तो किनारे वाले को तोड़ लिया करो। ध्यान रखना, जिससे तोड़े हो उस पर नहीं जोड़ना है, अगले किनारे पे या किसी किनारे पर नहीं जोड़ना है,
ठीक है, तो यहां से आप तोड़े, यहां जुड़ेगा नहीं, यहां जुड़ेगा नहीं, बचा कौन? बीच वाला। अब ये बेटा इसको क्या कह रहे हो? एन ब्यूटेन, एन फॉर नॉर्मल, चूंकि ब्रांच नहीं है, और इसको क्या कहने वाले बेटा? आइसो ब्यूटेन। क्या कहने वाले हो? आइसो ब्यूटेन। यहां पर C5H12 है, 3 आइसोमर। देखना, एक एन पेंटेन, किनारे वाले को तोड़ो, और अब दोनों किनारे नहीं जोड़ सकते, यहां से तोड़े ही हो, यहां जोड़ नहीं सकते, यहां जोड़ नहीं सकते, यहां जोड़ दो। आइसो, दूसरे कार्बन पर एक CH3 जोड़ने पर आइसो हो जाता है ना। और अब ये इधर वाले के कार्बन तोड़ लो, देखो बेटा, इधर से तोड़ोगे, यहां जोड़ नहीं सकते, यहां किनारे है, जोड़ नहीं सकते, किनारे है, जोड़ नहीं सकते, बचा कौन? यहां, यहां। और दूसरे कार्बन पर 2 CH3 होने पर नियो, और कुल कितने कार्बन हैं? 5 पेंटेन, नियो पेंटेन। नियो पेंटेन। चलें आगे, रिमूव कर रहे हैं। ठीक है, पोजीशन, आइसोमेरिज्म, arises due to change in position of substituent functional group or multiple bond on same base chain। ऑन सेम बेस चेन, सबसे लास्ट वाले 2 वर्ड 3 वर्ड इस पर ध्यान रखना है। सेम बेस चेन, देखना बेटा, इधर देखो, बेस चेन का मतलब रूट वर्ड, बेस चेन का मतलब रूट वर्ड। ध्यान रखिए, जब आपके दिमाग में चल रहा है कि हमें बोलना है पोजीशन आइसोमेरिज्म, तो सबसे पहले आप IUPAC नेम लिख लो। क्या लिख लो? IUPAC नेम। और देखो कि क्या रूट वर्ड वही है या बदल गया है। अगर रूट वर्ड बदल गया है तो फिर आप पोजीशन आइसोमेरिज्म नहीं बोल सकते। बात सुने ना? चलो देखा जाए भैया। सबसे पहले हम लोग लिख रहे हैं C4H9Br। आपके NCERT में भी बना है, राइट द IUPAC नेम ऑफ ऑल दीज आइसोमर ऑफ दिस कंपाउंड। आपके NCERT में है कि इस कंपाउंड के सारे IUPAC नेम लिखें, मतलब जितने भी आइसोमर हैं सबके IUPAC नेम लिखें। तो एक ही साथ 2 क्वेश्चन हो गया कि आप पहले तो बना पाओगे या नहीं। बना पाओगे तो ठीक है, IUPAC नेम लिखो। ठीक है, तो ध्यान देना बेटा, इधर यहां पर सबसे पहले आप, यहां पर हम 4 आइसोमर बनाएगा, ये भी बता दे रहे हैं। सबसे पहले आप एक स्ट्रेट चेन बनाया करो, और अगर कोई सब्स्टिट्यूएंट या फंक्शन ग्रुप जुड़ा है तो उसको किनारे वाले पर जोड़ दिया करो। IUPAC नेम लिख लिया जाए तो क्या होने वाला है ये बेटा? 1 ब्रोमो रूट वर्ड ब्यूट प्राइमरी सफिक्स एन। 1 को तोड़ के 2 पे कर दो, 2 ब्रोमो रूट वर्ड ब्यूट प्राइमरी सफिक्स एन। अब ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, रूट वर्ड वही है या बदला है? वही है। पोजीशन बदली या वही है?
तो इन दोनों में अगर आपसे कहा जाए कौन से आइसोमेरिज्म है, तो आप कहेंगे पोजीशन आइसोमेरिज्म। फिर से देखो, ये कार्बन 4 है, कार्बन 4 को तोड़ के 2 पर जोड़ दो भैया। अब क्या करोगे, क्या नाम लिखोगे इसका? 1 2 3। तो क्या कहने वाले हो? 1 ब्रोमो 2 मेथिल, रूट वर्ड बेटा प्रो, प्राइमरी सफिक्स एन। ब्रोमीन 1 को तोड़ के 2 पर जोड़ दो, 1 से तोड़ 2 पर जोड़ दो। क्या हो जाएगा? 2 ब्रोमो 2 मेथिल, रूट वर्ड प्रो, प्राइमरी सफिक्स एन। इन दोनों में कौन से आइसोमेरिज्म है? इधर देखो, रूट वर्ड प्रो, रूट वर्ड प्रो, पहली शर्त तो पूरी हुई, पोजीशन 1 पोजीशन 2, तो कौन से आइसोमेरिज्म है? पोजीशन। अच्छा, इधर ध्यान दो, इधर यहां पर कौन से आइसोमेरिज्म है? यहां पर इधर में चेन, क्या है? चेन। यहां पर क्या है? चेन। क्या है? चेन। अच्छा, अब एक और चीज ध्यान देना बेटा, नंबरिंग कर दिया गया है, ये ध्यान दो, नंबर 1 2 3 और ये क्या है? 4। 1 और 2 में कौन से आइसोमेरिज्म है? पोजीशन। 3 और 4 में पोजीशन। 1 3 1 4, 2 3 2 4 3 4, ये सब चेन है। सब क्या है? ध्यान से 1 और 4 को देखो, 1 और 4 को देखो, मतलब 1 ब्रोमो ब्यूटेन 2 ब्रोमो 2 मेथिल प्रोपेन में कौन से आइसोमेरिज्म है? वन ब्रोमो ब्यूटेन 2 ब्रोमो 2 मेथिल प्रोपेन में कौन से आइसोमेरिज्म है? हाँ, पोजीशन और चेन दोनों। कितने लोग पोजीशन और चेन दोनों बोलेंगे? 2 लोग। तुम्हारी उंगली इसको माने उठा हुआ है, नहीं माने? हाँ, नहीं माने। अच्छा, कॉन्फिडेंस गड़बड़ हो गया है। चलो, एक चीज जान लो बेटा, अरे यहां तो लिख भी दिए 1 और 4 में चेन है, तो यहीं से नकल कर लो, ठीक है। यहां पर आपको अभी भी क्या बताया कि अगर रूट वर्ड बदल गया है तो फिर पोजीशन आइसोमेरिज्म नहीं बोलना है। ये ब्रोमो 1 ब्रोमो है 2 ब्रोमो है, पोजीशन भले बदली हुई है लेकिन रूट वर्ड बदल गया है। ब्यूट से क्या हो गया? प्रो, ब्रांच आ गई है। तो चेन एंड पोजीशन आइसोमेरिज्म नेवर एग्जिस्ट साइमल्टेनियसली। पूछा था कौन सी 2 आइसोमेरिज्म एक साथ नहीं पाई जाएगी, तो आंसर होगा चेन एंड पोजीशन आइसोमेरिज्म। लिखिएगा नोट करके, चेन एंड पोजीशन आइसोमेरिज्म नेवर एग्जिस्ट साइमल्टेनियसली। यहां पर नोट पॉइंट में चेन एंड पोजीशन आइसोमेरिज्म नेवर एग्जिस्ट साइमल्टेनियसली। चेन एंड पोजीशन आइसोमेरिज्म नेवर एग्जिस्ट साइमल्टेनियसली। एक मिनट, हेलो, हाँ क्लास ले रहे हैं मुख्यमंत्री वाला, बताओ। तो अगर आपसे पूछा जाए कौन सी 2 आइसोमेरिज्म एक साथ नहीं पाई जाएंगी, तो आप क्या कहेंगे? चेन एंड पोजीशन। दूसरा पॉइंट,
पहले सुन लो, अगर किसी भी कंपाउंड के फंक्शनल ग्रुप में कार्बन है, फंक्शनल ग्रुप में कार्बन है, तो वो कंपाउंड फंक्शनल ग्रुप के कारण पोजीशन आइसोमेरिक रिप्रेजेंट नहीं करेगा। लिख लेंगे, इफ फंक्शनल ग्रुप ऑफ कंपाउंड हैज कार्बन then it does not represent position isomerism due to functional group except ketone, except कीटोन, कीटोन को छोड़ के, कीटोन कर सकता है। देखना बेटा, ये जो पॉइंट लिखा रहा है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखना यहां पर आईयूपीएसी नेम लिखना है, तो क्या लिखने वाले हो, बोलो बेटा। 1 2 3 4 रूट वर्ड ब्यूट, प्राइमरी सफिक्स एन, सेकेंडरी सफिक्स 1l। CHO को तोड़ो, 2 से तोड़ोगे 3 पर जोड़ दो। अब आईयूपीएसी नेम क्या हो जाएगा, फंक्शनल ग्रुप में कार्बन है तो उसको रूट वर्ड में शामिल करते हैं ना, तो यहां से शुरू होगा 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, ये मिथिल, तो 2 मेथिल, रूट वर्ड प्रो, प्राइमरी सफिक्स एन, सेकेंडरी सफिक्स 1l। कौन से आइसोमेरिज्म बोलोगे यहां पर, चेन या पोजीशन, चेन। चलो बेटा, रिमूव कर रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं। चलो यहां पर देखना है, इसका आईयूपीएसी नेम क्या हो जाएगा, 1 2 3 4, तो क्या लिखोगे, 2 क्लोरो 3 क्लोरो, रूट वर्ड ब्यूट, प्राइमरी सफिक्स एन, सेकेंडरी सफिक्स 1l। यहां पर क्या हो जाएगा, 2 क्लोरो, रूट वर्ड ब्यूट, प्राइमरी सफिक्स एन, सेकेंडरी सफिक्स 1l। कौन से आइसोमेरिज्म है, चेन या पोजीशन। आपसे कहा गया फंक्शनल ग्रुप में कार्बन है तो पोजीशन तो नहीं पाई जाएगी, फिर भी तो बताओ, पोजीशन आइसोमेरिज्म है। कौन से आइसोमेरिज्म है, पोजीशन। क्यों, ये देखो बेटा, फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन पहले भी 1 थी, अभी भी 1 है, तो फंक्शन आपको क्या लिखा गया, फंक्शनल ग्रुप के कारण पोजीशन नहीं होगा। बात सुना ना, अभी इसके पहले जो एग्जांपल था ब्यूटेन 1l, तो वहां पर केवल फंक्शनल ग्रुप था और कुछ तो था नहीं, तो फंक्शनल ग्रुप के कारण नहीं पाया गया। यहां पर सब्स्टिट्यूएंट भी है, तो यहां पर जो आइसोमेरिज्म है किसके कारण है, सब्स्टिट्यूएंट के कारण है। किसके कारण है, सब्स्टिट्यूएंट के कारण। चलो यहां पर कौन सी आइसोमेरिज्म है भैया, रूट वर्ड ब्यूट, प्राइमरी सफिक्स 1ene, डबल बॉन्ड यहां आ गया, बोलो बेटा, रूट वर्ड ब्यूट, प्राइमरी सफिक्स 2ene, प्राइमरी सफिक्स क्या हो गया, 2ene। मेटामेरिज्म, कौन से आइसोमेरिज्म है यहां पर, पोजीशन।
मेटामेरिज्म। arises due to change in nature of alkyl group. On both sides of divalent atom, like ORS, are divalent group. Like NH, CO, COO, ठीक है, ये सब यहां पर है ना बेटा, इधर ध्यान दो। ऑक्सीजन डाइवेलेंट ग्रुप है, 3 कार्बन 1 कार्बन, एक CH2 को उधर कर दो तो क्या हो जाएगा, कौन से आइसोमर भैया, मेटा। यहां पर CH2NH, एक साइड में कितने कार्बन बेटा, 3, एक साइड में 1, CH2 को उधर कर दो। कौन से आइसोमरिज्म, मेटा। अच्छा, जरूरी नहीं कि एक साइड में 3 और एक साइड में 1 रखें, आप चाहे इतना रखो, वो तो बस केवल सिंपलेस्ट लिख रहे हैं, बात समझ रहे ना भैया। तो सिंपलेस्ट लिख रहे हैं जिससे आपको ये अब एक साइड में 3, एक साइड में 1 CH2 को उधर कर दो, दोनों साइड में 2, दोनों साइड में क्या हो गए, 2। कौन से आइसोमेरिज्म, मेटा प्लस पोजीशन। ध्यान दो, आईयूपीएसी नेम लिखो 1 2 3 4 5, तो पेंट प्राइमरी सफिक्स एन, सेकेंडरी सफिक्स टू ओन। देखो बेटा, रूट वर्ड पेंट प्राइमरी सफिक्स एन, सेकेंडरी सफिक्स 3 ओन, तो पोजीशन भी बदल गई ना, तो पोजीशन हो गया। और मेटामेरिज्म चूंकि दोनों साइड के एल्किल ग्रुप बदल गए, इसलिए मेटामेरिज्म। बाकी लिख गए ऊपर, तो नोट करके एक पॉइंट लिखना है भैया, नोट करके, कीटोन रिप्रेजेंट बोथ मेटामेरिज्म एंड पोजीशन आइसोमेरिज्म साइमल्टेनियसली। कौन सी 2 आइसोमेरिज्म कीटोन एक साथ रिप्रेजेंट करेगा, तो मेटामेरिज्म ठीक है, एंड मेटामेरिज्म एंड पोजीशन आइसोमेरिज्म, तो कीटोन में दोनों आइसोमेरिज्म एक साथ पाए जाएंगे। ये एक पॉइंट हो गया। एल्कीन एंड एल्काइन नेवर रिप्रेजेंट मेटामेरिज्म।
Alkene and alkyne never represent metamerism. चौथा, फंक्शनल आइसोमेरिज्म। arises due to change in nature of alkyl group. Sorry, nature of functional group. Nature of functional group. यहाँ पर एग्जाम्पल में एल्कोहल और ईथर ये फंक्शनल आइसोमर हैं। ये एथिल अल्कोहल कॉमन नेम है, कई ज्यादातर कॉमन नेम से पूछता है आइसोमेरिज्म में। ध्यान रखता है एथिल अल्कोहल, आईपीसी में इथेनॉल। और ध्यान देना ये CH3 तोड़ो, यहां से H इधर लाओ और CH3 उधर ले जाओ, मतलब H और CH3 को बदल दो पोजीशन, तो ये हो जाएगा डाइमेथिल ईथर। डाइमेथिल क्या हो गया? ईथर। दूसरा साइनाइड एंड आइसोसाइनाइड। साइनाइड एंड आइसोसाइनाइड। मेथिल साइनाइड, मेथिल आइसोसाइनाइड। नाइट्रोएल्केन एंड एल्किल नाइट्राइड। नाइट्रोमेथेन, मेथिल नाइट्राइड। नाइट्रोमेथेन, मेथिल नाइट्राइड। चला जाएंगे, कितना हुआ? 4। रिमूव करा बेटा। एसिड एंड एस्टर, ये 5वां है, ये ध्यान देना, ये ध्यान दो। एसिड एस्टिक एसिड है, ध्यान देना बेटा। यहां से CH3 और यहां से H तोड़ो, दोनों की पोजीशन बदल दो। ये हो जाएगा मेथिल फॉर्मेट, कॉमन नेम लिखा जा रहा है मेथिल फॉर्मेट। देखना बेटा, नोट करके एक पॉइंट, कार्बोक्सिलिक एसिड कैन आल्सो बी कन्वर्टेड
कैन आल्सो बी कन्वर्टेड इनटू, कैन आल्सो बी कन्वर्टेड इनटू हाइड्रोक्सी कार्बोनिल ग्रुप। hydroxy carbonyl group can also be converted into hydroxy carbonyl group। ठीक है, तो यहां पर ध्यान दो, जैसे आपने H और CH3 को बदला था ना, अब ना करो, यहां से OH तोड़ लो, इस कार्बन पे लाके लगा दो, और यहां से एक H जहां पर OH था वहां पे लगा दो, तो क्या हो जाएगा CH2, ये क्या हो गया OH, ये क्या हो गया CO और ये हो गया H। तो एल्डिहाइड या कीटोन को कार्बोनिल ग्रुप कहते हैं, और ऐसा कार्बोनिल ग्रुप है जिसमें OH आ गया तो हाइड्रोक्सी कार्बोनिल ग्रुप, तो इसको कहेंगे हाइड्रोक्सी कार्बोनिल। ये ग्रुप नेम है, कंपाउंड का नाम नहीं है। ठीक है, अब यहां पर कितने कार्बन हैं, यहां पर 2, कितने हाइड्रोजन है 4, ऑक्सीजन कितने हैं 2, कितने आइसोमर बना 3। यहां कोई बेटा फार्मूला ऐसा नहीं है कि बताएं फटाफट कैलकुलेट कर लो, जहां फार्मूला होगा वहां बताएंगे, समझ रहे हो ना। तो इन चीजों को आपको याद रखना जो बता रहे हैं, जैसे ये मिल जाए तो विचार करो कि इसको किससे बदल सकते हैं, एच मिल गया एस्टर में बदल ही सकते हैं, हाइड्रोक्सी कार्बोनिल ग्रुप पे भी विचार हम लोग करेंगे। ठीक है, अगला छठा, प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी एमीन आर, बोलो फंक्शनल आइसोमर। ध्यान दो, CH3 CH2 CH2 NH2, ये देखो प्राइमरी एमीन है, जहां पर NH2 होगा, यहां से एक CH3 तोड़ो, नाइट्रोजन पे लाके जोड़ दो, सेकेंडरी एमीन। एक CH3 और तोड़ो, फिर नाइट्रोजन पे लाके जोड़ दो, टर्सरी एमीन। तो प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी एमीन आर फंक्शनल आइसोमर। आगे चला जाए, सातवां, एल्डिहाइड एंड कीटोन। यहां पर ध्यान दो, इसको कहेंगे प्रोपेनल्डिहाइड, ये CH3 तोड़े और H बदले, एसीटोन, आर प्रोपेनोन। ठीक है, ये हो गया। नोट करके एल्डिहाइड एंड कीटोन कैन आल्सो बी कन्वर्टेड इनटू unsaturated ether unsaturated alcohol cyclic ether
ये अल्कोहल कर दिया जाए। साइक्लिक ईथर। कितने कार्बन है यहाँ पे? 3, C3H6O, 7 आइसोमर बनेंगे जिनके नंबर्स लिख दे रहे हैं, उनके नंबर्स आप रट लेंगे। ध्यान देना, ऐसे में ज्यादातर बुकिश एग्जाम्पल पूछे जाते हैं, यहाँ पर फार्मूला नहीं होता है। बुकिश मतलब जो आपके बुक में लिखे हुए हैं, ठीक है। और उनके हम मतलब उन सारे एग्जाम्पल्स को लिख दे रहे हैं। बात सुने ना, जो जो पॉसिबिलिटी जहां पे बनती है वो सारी चीजें हम बता दे रहे हैं। अब ध्यान दो, जैसे यहां पे आपने कितना लिख लिया है? 2। कितना लिख लिया है? 2। अब ध्यान देना, इधर अनसैचुरेटेड क्या बनाना है? ईथर। तो यहां पर कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, O कार्बन, ये हाइड्रोजन लगा दो। अनसैचुरेटेड क्या बनाना है? अल्कोहल। ईथर तो बन गया, अल्कोहल बन गया। और ध्यान दो, साइक्लिक अल्कोहल, बन गया ना। और एक क्या होता? साइक्लिक ईथर। ईथर बना रहे हैं, ध्यान दो। जब साइकिल बनाएंगे तो किसी भी साइकिल में मिनिमम 3 आइटम होंगे। तो देखो 1, 2, 3। एक बार इस कार्बन को आपने बाहर रखा, अगली बार अंदर कर लिया। तो ये भी साइक्लिक ईथर है जो 3 मेंबर का था, ये भी साइक्लिक ईथर है जो 4 मेंबर का था। लेकिन साइक्लिक अल्कोहल आपका यहां पर एक ही बना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि हमेशा एक ही बनेगा, और एक आध कार्बन होता तो और बन जाता, ठीक है। तो कितने हो गए? देख लो, 7 लिखा गया ना। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 बन गया। आगे चले बेटा, रिमूव कर रहे हैं पूरा, लिखो जल्दी करो। रिमूव कर दे, चलो अगला, रिंग चेन आइसोमेरिज्म। special type of functional isomerism that arises due to conversion of open chain into cyclic chain compound that arises due to conversion of open chain into cyclic chain compound. Open chain into cyclic chain compound. ठीक है, ओपन चेन के साइक्लिक चेन में कन्वर्जन के कारण पाया जाएगा। चले भैया आगे चलो। कंडीशन, ओपन चेन कंपाउंड should have at least
3 पॉलीवैलेंट एटम with 1 pi bond। ओपन चेन कंपाउंड में कम से कम 3 पॉलीवैलेंट एटम होना चाहिए और 1 पाई बॉन्ड होना चाहिए। 3 पॉलीवैलेंट एटम, पॉलीवैलेंट एटम मतलब जिसकी वैलेंसी 1 से ज्यादा हो। तो ध्यान देना बेटा। और यहां पर एक और चीज, अगर आपसे कोई कहे कि हम रिंग चेन आइसोमेरिज्म को रिंग चेन नहीं बोलना चाह रहे हैं, तो आप कह सकते हैं कि हम फंक्शनल आइसोमेरिज्म बोल सकते हैं। तब क्या लिखे? स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शनल आइसोमेरिज्म। ठीक है, चलो देखा जाए। ये क्या है? प्रोपीन। क्या है भैया? प्रोपीन। कार्बन की वैलेंसी कितना होती है? 4। 1 से ज्यादा है ना, तो कितने कार्बन है? 3 पॉलीवैलेंट एटम होने चाहिए थे। तो 3 एटम है जिसकी वैलेंसी 1 से ज्यादा है और 1 पाई बॉन्ड भी है। तो कोई यहां पर और रूल नहीं है, बस ये है कि अब आप साइकिल यहां पर बना सकते हो। और जो सबसे छोटी साइकिल होगी उसमें कितने मेंबर होंगे? 3। समझ रहे ना? तो यहां पर शर्त क्या थी? 3 पॉलीवैलेंट एटम, 3 होना चाहिए, 3 ही है तो बस एक साइकिल बन गई। 3 से ज्यादा अगर है, 4, 5, 6 पॉलीवैलेंट एटम है तो 3 से शुरू करोगे। बात सुनो ना? जैसे यहां पर ध्यान दो, यहां पर 4 पॉलीवैलेंट एटम है, C4H8। तो अब क्या होगा भैया? यहां पर पहले आप 3 मेंबर की बना दो साइकिल, और अब आप एक 4 मेंबर की बना दो। ये ध्यान दो, C5H10। क्या करोगे? 3 मेंबर की बनाओ, फिर 4 मेंबर की बनाओ, और फिर 5 मेंबर की बनाओ। और भी कोई बन सकता है? ये दोनों कार्बन जो एक साथ हैं इनको तोड़ के अलग अलग भी कर सकते हो। ये इधर ध्यान दो, ये 4 आइटम है ना, कितने आइसोमर बनाए हो? 2। ध्यान से देखो, इधर इधर एक बेटा, C3H8O। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। C2H4O। C2H4O। ये क्या हो गया? और ये ओपन चेन हो गया। यहां पर C3H6O अभी भी बनाया भी था आपने, अभी अभी बनाया था। देख लो, एक कार्बन, ध्यान देना बेटा, ये OH बाहर हो गया। देख लो, OH बाहर हो गया ना। अब की कार्बन बाहर कर दो, अब की क्या बाहर कर दो? कार्बन कर दिया ना। कार्बन को भी अंदर कर लो,
कार्बन को भी क्या कर लो, अभी अभी 8 बनाए थे। तो कितने साइकिल बन गई? 3। अभी C4 कितने पॉलीवेलेंट एटम है? 4, 3 कार्बन और 1 ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन है 1 और कार्बन है 3, कुल मिलकर कितने बन गए पॉलीवेलेंट? 4। 4 बने तो कितनी साइकिल बने यहां पर? 3। और अगर थोड़ा सा पीछे हम लोग चले, यहां पर ध्यान दो, कितने पॉलीवेलेंट एटम हैं? कितनी साइकिल बनी है? 2। तो जब सभी कार्बन होंगे तब चेन कम बनेगी, मतलब साइकिल कम बनेगी। जब हेटेरो एटम होगा, मतलब कार्बन को छोड़कर और भी कोई पॉलीवेलेंट एटम होगा, तब पॉसिबिलिटी और बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि उस एटम को अंदर कर सकते हो, फिर बाद में उसी को बाहर भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये चीज है। चले आगे। तो ये था। अच्छा, एक और चीज देखना बेटा, ये लिखे स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शनल आइसोमेरिज्म, ये तो लिखे हो। क्या लिखे हो? स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शनल आइसोमेरिज्म। तो ध्यान दे के देख सकते हो कि यहां पर ये ध्यान दो, ये एल्डिहाइड है ना, और ये क्या है? साइक्लिक ईथर। क्या है? साइक्लिक ईथर। तो इसका मतलब एल्डिहाइड को आपने बदल दिया साइक्लिक ईथर में, तो फंक्शनल ग्रुप बदल गया कि नहीं बदल गया है? तो स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शनल आइसोमेरिज्म। रिमूव करें इसको भैया। चलो, नंबर ऑफ आइसोमर। नंबर ऑफ आइसोमर, एल्केन, ये केवल पोजीशन और चेन आइसोमेरिज्म शो कर सकता है। क्या शो कर सकता है? पोजीशन और चेन। यहां पर नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ आइसोमर, या आप फार्मूला लिख सकते हो C4H10, C5H12, C6H14, C7H16, C8H18, C9H20, C10H22। यहां पर कितना बेटा? 2, 3, 5, 7, 9, 18, 35, 75। ये कम से कम 7 तक तो याद रखिएगा, आगे याद हो सके तो अच्छी बात है। 7 तक जरूर याद रखिएगा। ठीक है। एल्कीन, C3H6 2 आइसोमर, C4H8 5 स्ट्रक्चरल, 6 टोटल। 6 टोटल में ध्यान देना, इधर ध्यान दो, इसमें ध्यान दो बेटा, ये एक आइसोमर होगा, ये ध्यान दो, ये, और इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हो। तो स्ट्रक्चरल में इसको क्या पढ़ेंगे? सिस ब्यूटुइन। क्या पढ़ेंगे बेटा? और इसको क्या पढ़ रहे हो? ट्रांस ब्यूटुइन। तो ब्यूटुइन है तो स्ट्रक्चरल में ये एक काउंट किया जाएगा। बात समझ ना? स्ट्रक्चरल में क्या होगा? एक काउंट होगा। टोटल में ये सिस और ट्रांस फिर अलग अलग काउंट कर लेंगे। बात समझ में आ रही ना? तो जब बना रहे हैं सभी बना नहीं रहे हैं, बाकी आप बना सकते हो। ये डबल बॉन्ड यहां खिसका दो, फिर ब्रांच लगा दो, फिर 3 कार्बन की साइकिल बना दो, फिर 4 कार्बन की साइकिल बना दो, सब बनाया गया है। ठीक है। आप यहां पर परेशान हो सकते थे, आपकी परेशानी दूर करने के लिए बता दिया कि कैसे टोटल में से एक बढ़ जाएगा। तो सिस को अलग काउंट करेंगे और ट्रांस को अलग, जबकि
टोटल मतलब टोटल में, और स्ट्रक्चरल में ये सिस और ट्रांस दोनों एक मान लिए जाएंगे। चलो C2H2Cl2, यहां पर 2 स्ट्रक्चरल, टोटल में 3। यहां पर भी वही होगा, ध्यान दो भैया, AClH ClH, ये क्या हो गया, सिस ClH HCl क्या हो गया, ट्रांस, और दोनों H एक साथ और दोनों Cl एक साथ। ठीक है, तो ये हो गया, रिमूव करें इसको, तो ये 3 हो गए। अच्छा, टोटल में ये तीनों काउंट किए जाएंगे, और स्ट्रक्चर में ये 1 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, 2। बात हो रहा है ना, स्ट्रक्चरल में ये 1 हो गया और ये क्या हो गया, 2। टोटल में 1 2 और ये क्या हो गया, 3। रिमूव करें, रिमूव करना बेटा। C4H6 9 आइसोमर, अभी इसके बनाएंगे, थोड़ा सा एक पॉइंट छूट गया है इसलिए बना नहीं रहे हैं। ठीक है, कितना हो जाएगा, 9। C3H6O अभी अभी बनाया था 7, ओ वाला छोड़ दो, भी लिखित नहीं हो अभी, चलो इसको यहां पर C4H10 9 not 10 Br 4 आइसोमर, C5H11 Br 8, 4 प्राइमरी 3 सेकेंडरी 1 टर्सरी हैलाइड। C3H6O 7 आइसोमर, C2H4O2 कितना अभी लिखे थे, 3 आइसोमर, C4H10O 7 आइसोमर, 4 एल्कोहल 3 ईथर, ये चारों में 1 प्राइमरी अल्कोहल, 1 नहीं 2, 1 सेकेंडरी अल्कोहल, 5H12O 14 आइसोमर, 8 एल्कोहल 6 ईथर, इसमें 4 प्राइमरी अल्कोहल, 3 सेकेंडरी अल्कोहल, 1 टर्सरी अल्कोहल। ये जो पूछे आने वाले एग्जाम्पल हैं उन्हीं को लिख रहे हैं, ठीक है। आपके बुक में है, इसके सभी अल्कोहलिक आइसोमर के नाम लिखें, एनसीईआरटी में है, सभी अल्कोहलिक आइसोमर के आईयूपीएसी नेम लिखें। तो यहां पर हम इसका बना दे रहे हैं, ये
एक कार्बन को तोड़े यहां पर लगा दिए, इस कार्बन को यहां खिसका दो, इस कार्बन को तोड़ के यहां जोड़ दो। ये सभी प्राइमरी अल्कोहल हैं। नाम तो लिख लेंगे, लिखना पड़ेगा। और ध्यान दो, जैसे यहां ये अल्कोहल बना रहे हो ना, वैसे यहां पर Br जोड़ दो तो यही बन जाएगा। देख लो 8, वहां अल्कोहल 8 है ना, 4 3 1, 4 3 1 वही है, बस OH की यहां पर Br मान लो। ठीक है, इधर लिखना। अब इसको सेकेंडरी में कन्वर्ट करना है भैया, तो अब OH को तोड़ो, यहां पर जोड़ दिए, कार्बन तोड़ के यहां पर जोड़ो, ठीक है, इस कार्बन को तोड़ के यहां पर जोड़ दो। नहीं तो बन गया है सेकेंडरी अल्कोहल। और कैसे बनेगा? हाँ, OH बीचों बीच में कर दिया जाए, ये सेकेंडरी हो गया। और ध्यान में बेटा, इस कार्बन को तोड़ के यहां पे जोड़ दो, कार्बन OH के नीचे, तो ये टर्सरी बन जाएगा। चला जाएगा भैया, रिमूव कर रहे हैं। C7 H8O 5 आइसोमर 3 फिनालिक। एनसीईआरटी में कितना फिनालिक आइसोमर बनेगा? तो कितने फिनालिक बनेंगे? 3। 7 कार्बन 6 या उससे ज्यादा है, हाइड्रोजन लगभग बराबर हैं, 7 कार्बन 8 हाइड्रोजन, तो बेंजीन रिंग बनेगा। और एक कार्बन को बाहर कर दो, बेंजीन में 7 ही कार्बन, 6 ही कार्बन होते ना, ये OH को तोड़ के बेंजीन रिंग से लगा दो। जब OH बेंजीन रिंग से जुड़ेगा तो उसको फिनालिक बोलेंगे या फिनाल बोलेंगे। तो जितने में OH बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ है उसको फिनालिक आइसोमर बोलेंगे। और CH3 ही जोड़ दो किससे? O से, तो ये फंक्शनल आइसोमर है किसी का भी, इनमें से सभी का फंक्शनल आइसोमर है। और ये तीनों फिनालिक आइसोमर हैं, ये फिनालिक आइसोमर हैं। C7 H9N 5 आइसोमर, सेम वही, इसमें 4 प्राइमरी एमीन होंगे। जहां पर NH2 दिखेगा उसको क्या कहेंगे? प्राइमरी एमीन। हाँ, 1 डिग्री। तो 4 प्राइमरी होंगे और 1 सेकेंडरी होगा। C4H11N
8 आइसोमर, 4 प्राइमरी अमीन, 3 सेकेंडरी अमीन, 1 टर्सरी अमीन। जिसमें NH2 दिख जाए वो प्राइमरी अमीन होगा। यहां पर ये ठीक है, एक CH3 तोड़ के CH3 पे बोलते हैं, CH2 पर एक CH2 को उधर कर दो, और ध्यान दो इस CH3 को तोड़ के यहां पर जोड़ दो। चले आगे, चलो आगे आपकी हेडिंग होगी एक्टिव हाइड्रोजन। एक्टिव हाइड्रोजन, यहां पर ध्यान देना FON ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन, इन हाइड्रोजन को आप एक्टिव हाइड्रोजन कहेंगे। मतलब जो H प्रेजेंट होगा किस पर, O पर, जो प्रेजेंट होगा F पर, जो प्रेजेंट होगा N पर, ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन पर, यहां पर हाइड्रोजन प्रेजेंट ऑन सिंगल बॉन्डेड कार्बन, हाइड्रोजन प्रेजेंट ऑन सिंगल बॉन्डेड कार्बन इज नॉट एक्टिव but become active if carbon has electron withdrawing group। पढ़ाएंगे आगे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के बारे में, ध्यान देना बेटा। H की इलेक्ट्रॉनिटी 2.1, कार्बन की 2.5, फ्लोरीन की 4 होती है। फ्लोरीन की कितनी होती है, 4। यहां पर कार्बन H H H ये H शेयर किए हुए हैं, आज तक पूरा हुआ है। कार्बन और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिटी में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, तो कार्बन और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिटी बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, तो किसका मतलब ये हुआ कि कार्बन हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को बहुत ज्यादा अपने साइड में अट्रैक्ट नहीं करेगा, बहुत ज्यादा अट्रैक्ट नहीं करेगा। हाइड्रोजन को सीधे कहा जाए बहुत ज्यादा परेशान नहीं करेगा, हाइड्रोजन उसके साथ पड़ा रहेगा, बना रहेगा, ठीक है। लेकिन अब अगर यहां पर एक फ्लोरीन जोड़ दिया जाए
तो अब फ्लोरीन क्या करेगा, कार्बन के इलेक्ट्रॉन को अपने साइड में, शेयर इलेक्ट्रॉन को अपने साइड में अट्रैक्ट करेगा, तो कार्बन इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट हो जाएगा। कार्बन हाइड्रोजन से तब भी इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट कर रहा था जब उसके पास डिफिशियंसी नहीं थी। अब तो डिफिशियंसी आ गई, तो अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी बढ़ गई या घट गई? बढ़ गई। तो अब कार्बन का जब इलेक्ट्रॉन खींच लिया जाएगा तो कार्बन हाइड्रोजन से और पोटेंशियली हाइड्रोजन को विड्रॉ करेगा। तो हाइड्रोजन पहले तो खींचा जा रहा था उससे इलेक्ट्रॉन कार्बन के द्वारा, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं, तो बहुत उसको परेशानी नहीं थी, वो पड़ा था साथ में। लेकिन अब देख रहा है कि खींचने का प्रयास कार्बन और ज्यादा कर रहा है, इसका मतलब अब हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, अलर्ट हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा। एक और फ्लोरीन लगा दो, अब बताओ, अब तो ये भी इलेक्ट्रॉन खींचेगा, कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी क्या हो गई, और हो गई। तो अब हाइड्रोजन क्या करेगा, मतलब कार्बन हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को और पोटेंशियली खींचेगा, हाइड्रोजन और एक्टिव हो जाएगा, है कि? और अगर एक और फ्लोरीन लगा दिया जाए तो अब क्या होगा, हाइड्रोजन खुद ही इलेक्ट्रॉन देके निकल जाएगा, भैया अब आप ले लो, हमें जाने दो, इतना ज्यादा एक्टिव हो जाएगा, है कि नहीं? तो ये चीजें हैं, एक्टिव का मतलब इसी से ऐसा है, ठीक है। चलो आप हम लोग आगे पढ़ते हैं टाटोमेरिज्म। टाटोमेरिज्म क्रिप्टोमेरिज्म, डेस्मोट्रॉफ, मीरोट्रॉफ, एलिलोट्रॉफ, आयनोट्रॉफ, टाटोमेरिज्म, क्रिप्टोमेरिज्म, डेस्मोट्रॉफ, मीरोट्रॉफ, एलिलोट्रॉफ, आयनोट्रॉफ, ठीक है। इतने और नेम से इसको जानेंगे। आर स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शनल आइसोमेरिज्म, that arises due to migration of active hydrogen from one polyvalent atom to other. Migration of active hydrogen from one polyvalent atom to other. Migration of active hydrogen from one polyvalent atom to other. Condition functional group should have multiple bonded electronegative atom and alpha carbon should have at least one hydrogen. Functional group CO, COH, CN, NO2, NO, etc.
चलो भैया रिमूव करें, रिमूव कर रहे हैं एक्सेप्शन। ध्यान दो, इधर इधर ये ब्रिज हेड कार्बन है, ब्रिज हेड कार्बन है। कितने बांड दिख रहे हैं यहाँ पर? 1 2 3, मतलब एक एच होगा। ये CO फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप है, और इसके रिस्पेक्ट में अल्फा कार्बन है जिस पर एक एच है, लेकिन ये माइग्रेट नहीं करेगा। ब्रिज हेड कार्बन से कोई भी एटम हटेगा नहीं। कल नेमिंग इसलिए बताना नहीं चाह रहे थे, लेकिन ब्रिज हेड कार्बन चूंकि आज नाम लेना पड़ रहा है इसलिए थोड़ा सा नेमिंग बता दिए थे। तो ब्रिज हेड कार्बन पे अगर कोई एटम होगा तो उसको आप हटा नहीं सकते। अच्छा, यहां पे अगर पूछा जाए कि क्या यहां पर टाटोमेरिज पाए जा रहे हैं या नहीं, यहां पर एच है ना, तो ये एच चला जाएगा, ये नहीं जाएगा, यहां का एच चला जाएगा। बस समझ रहे? यहां पर क्यों नहीं हुआ ऐसा? ये 2 लाइन खींच दी गई है, तो लाइन खींचने का मतलब यहां पर ये कोई एल्किल ग्रुप हो गया, मेथिल ग्रुप, एक कार्बन माना जाएगा ना। तो ये ध्यान दो, फिर ये कार्बन जो है 1 2 3 4 बॉन्ड बना लिया है, तो ये हो जाएगा, मतलब ये शो करेगा। ठीक है, ये तीनों में कंडीशन है लेकिन शो नहीं करेंगे। एग्जाम्पल CH3 CO CH3, ध्यान देना यहां पर, ध्यान देना बेटा, डबल बॉन्ड हमेशा 2 और 3 के बीच में रहेगा। किसके बीच में रहेगा? 2 और 3, और 2 से जुड़ा एटम 1 होगा। तो करना क्या है, H को एटम 1 से 3 पे ले जाना है, और डबल बॉन्ड को 2 3 से 1 2 के बीच में लाना है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? कीटोन है ना, तो कीटो कहेंगे, और ये डबल बॉन्ड है बेटा, डबल बॉन्ड के कारण इन और OH के कारण ऑल, कीटो इनॉल टाइप ऑफ टाटोमेरिज्म। दूसरा ये ध्यान दो, CH3 N डबल बॉन्ड O, यहां पर ध्यान दो, एटम 1 एटम 2 3 बना लेंगे। डबल बॉन्ड को कहां पर लाना है? 1 2 के बीच में, और H को ले जाना है 1 से 3 पर, तो हो जाएगा CH2 डबल बॉन्ड N, यहां पर OH, ये हो जाएगा C डबल बॉन्ड O। इसको नाइट्रो कहेंगे, और इसको AC नाइट्रो कहेंगे। यहां पर तीसरा, यहीं से एक ऑक्सीजन हटा दो, इस ऑक्सीजन का कोई काम था, कोई फर्क पड़ा उसकी सेहत पे? नहीं। तो यहां पर क्या हो जाएगा बेटा? 1 2 3, डबल बॉन्ड को इधर ले आओ, तो क्या हो जाएगा? CH2 डबल बॉन्ड N, यहां पर OH, इसको कहेंगे ऑक्साइन,
क्या कहेंगे? ऑक्जाइम। और इसको कहेंगे नाइट्रोसो। चौथा CH3C डबल बॉन्ड N, ट्रिपल बॉन्ड, यहां से 1 2 3 डबल बॉन्ड पीछे ले आओ, तो CH2 डबल बॉन्ड C, यहाँ पर NH, ये है इन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इन, और ये कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड इमीन, इमीन। कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड क्या बोलेंगे? इमीन। तो क्या हो जाएगा? इनीमीन। रिमूव करें, भैया रिमूव कर दिया जाए। लिखिएगा, देयर एग्जिस्ट डायनामिक इक्विलिब्रियम, देयर एग्जिस्ट डायनामिक इक्विलिब्रियम in between both the tautomer, in between both the tautomer, there exists dynamic equilibrium in between both the tautomer. It is found only in liquid state. Tautomerism is catalyzed by both acid and base. Enolization, conversion of keto form into enol form, catalyzed by both acid and base. Catalyzed by both acid and base. चलें आगे। मैकेनिज्म, मैकेनिज्म रटना नहीं है, लेकिन थोड़ा सा क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो कैसे आंसर देखें देंगे। अभी हम पहले मैकेनिज्म समझा दे रहे हैं, फिर आंसर कैसे देंगे तब तरीका आपको बता देंगे, ठीक है? या क्वेश्चन कैसे पूछेगा, ध्यान देना। यहां पर H प्लस लिया या D प्लस H प्लस ले रहे हैं, ठीक है? H प्लस मतलब एसिडिक मीडियम अभी कहा गया था, तो यहां पर ये लोन पेयर है ऑक्सीजन के पास, अपना लोन पेयर इसको दे देगा, तो दोनों के बीच में बॉन्ड बन जाएगा। ऑक्सीजन नेगेटिव एलिमेंट है, और अगर उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाए, ध्यान देना, ये अपना लोन पेयर इसको दिया तो बॉन्ड बना लिया, लेकिन इसका प्लस चार्ज H पे आ जाएगा ना, तो नेगेटिव एलिमेंट है, और नेगेटिव एलिमेंट पर अगर प्लस चार्ज आ जाए तो इलेक्ट्रॉन खींचने की प्रवृत्ति और बढ़ जाएगी, तो इसका मतलब ये ऑक्सीजन जो है कार्बन के इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर लेगा,
तो ये हो जाएगा CH3CO, सॉरी यहां पर क्या लिखोगे, यहां पर ये CH3, ये प्लस यहां पे आ जाएगा। अब ध्यान देना बेटा, ये CH3 को हम लोग ऐसे लिख दें, CH2OH लिख दें, कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। तो ये जो यहां पर ध्यान देना, ये H है अपना इलेक्ट्रॉन देके निकल जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा CH2 डबल बॉन्ड C, यहां पर OH, यहां पर क्या हो गया CH3। अच्छा अब ध्यान देना, क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा CH3COCH3, यहां पर D प्लस लिखा गया है। अब आपको बताना है यहां पर OH बताया जाए या CH2OD बताया जाए। आधे लोग OH बोल दो, आधे लोग OD, कम से कम आधे का सही हो जाएगा। क्या होगा, क्यों D होगा, H तो यहां से आता है नहीं, ये जो O पर H है, ध्यान से देखो कहां से आया है, ये H प्लस जो एसिड से है वो O पर जुड़ा हुआ है, वही तो जुड़ा हुआ है ना, और कार्बन वाला H निकल गया, मतलब जो H मतलब एसिड से मिला था वो ऑक्सीजन पे जुड़ा है। तो अब आपको मैकेनिज्म भले नहीं मालूम, आप बता दिए OD, तो ये मालूम है कि ये एसिड वाला यहाँ पे आके जुड़ता है, तो इसका मतलब आप मैकेनिज्म मालूम है कि नहीं मालूम है, तो ये अगर आप बना रहे हो तो गलत है। अच्छा एक और चीज बेटा, फिर से इधर देखो, ये जब पीछे लौटेगा पीछे आएगा इधर, तो ये H मतलब अब आइटम 1 2 ये 3 हो जाएगा, तो डबल बॉन्ड यहाँ और H यहाँ पे आ गया, कीटोन फिर बन गया ना, तो ये H यहाँ पे आ गया। देखो ये इसीलिए डबल हेडेड एरो पीछे दिखाई गई थी, तो यहाँ पर भी डबल हेडेड दिखा ही दो कि मतलब ये पीछे आ सकता है। अब पीछे अगर लौटा तो क्या बन गया, कीटोन। फिर अब इधर देखो, इसको देखो, ये पीछे लौटा तो क्या बन गया, कीटोन, और कीटोन बन गया तो यहां पर CH3 ही रहेगा या कुछ दूसरा रहेगा, अब तो D आएगा ना भाई, अब तो क्या आएगा D आएगा, तो यहां CH2 D सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O CH3 हो जाएगा, D आ गया, ध्यान रखिएगा। अब फिर टाटोमेरिंग शुरू होगी, तो फिर यहां से D यहां पर जुड़ेगा, फिर वहां तक जाएगा, फिर वो D पीछे आएगा, तो यहां पर फिर एक D बढ़ जाएगा। ऐसे करते करते सारे H किस में निकल जाएंगे, D के द्वारा रिप्लेस हो जाएंगे ना। और ये देखो, ये इसके इनाल फॉर्म है और कीटो फॉर्म है। कीटो फॉर्म इनाल फॉर्म के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा स्टेबल होता है, ठीक है, तो चूंकि बहुत ज्यादा स्टेबल है, इसका मतलब रहेगा फाइनली तो कीटोन फॉर्म में ही। लेकिन अगर यहां D डाल दिए तो H की जगह पर फाइनली क्या दिखने लगेगा, B दिखने लगेगा। तो अगर आपसे कहा जाए, अब अगर इनमें एक पूछा जाए तो आप इसको बताओगे, अगर ये ऑप्शन में नहीं है तब आप केवल टाटोमेरिन तक ही सीमित है तब आप इसको बताओगे। तो मैकेनिज्म समझ में आ गई ना, तो मैकेनिज्म भले न याद रहे लेकिन ये तरीका अगर आपको याद है तब आप आंसर अपना दे ले जाओगे। तो चलो आज यहां तक हो गया, कल थोड़ा सा टाटोमेरिन बच रहा है, उसको बता के हम लोग आ जाएंगे स्टीरियो पर, ठीक है, ठीक है, कोई डाउट तो नहीं, ठीक है।